हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख लीजिए, 4 मार्च 2021 का पेपर है और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले मैंने 22 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है M 13 होता है, G हो जाएगा 7, A होगा 1, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर O हमें दिया है 15। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या है +6, यहाँ पर भी +6 हुआ है, तो यहाँ पर भी +6 होना चाहिए, फिर यहाँ से वो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 15 में +6 करेंगे तो निकल के आएगा 21, और 21 पे क्या होता है, 21 पे होता है U। तो पहला अल्फाबेट क्या होगा, पहला अल्फाबेट होगा U। ऑप्शन नंबर 1 में हमें नहीं दे रखा है और 2 में हमें नहीं दे रखा है, तो इन दो ऑप्शन से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर हमें दे रखा है Q, तो Q होता है 17, C होता है 3, I होता है 9 और O होता है 15। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा है, +6 चल रहा है। तो 17 में +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा, और 23 पे होता है W। लास्ट वाला अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है S 19, E होता है 5, K होता है 11, Q होता है 17। तो यहाँ पर भी +6 ही चल रहा है, तो इसमें +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 25। तो 25 पे क्या होता है, 25 पे होता है Y। तो क्या होगा, U W Y हमारा आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है उंगली, अंगूठी, कलाई क्या, तो उंगली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है। तो कलाई में क्या पहनेंगे, एक नग वाला आभूषण, जड़ाऊ, पिन, पायल या फिर चूड़ी। तो कलाई में क्या पहनी जाती है, कलाई में पहनी जाती है चूड़ी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, आर एक लड़की का पिता और एक आदमी ए का भाई है। तो आर कौन है, आर पिता है एस का, जो कि लड़की है, और एक आदमी ए का भाई है। तो आदमी कौन है, ए है, इसका भाई है आर। सी एस की माँ है, तो सी एस की माँ है, तो सी आर की पत्नी हो जाएगी, और ए की भाभी है, तो ये ए की भाभी है। आगे बोला है एस और ए के बीच में क्या संबंध है, तो हमें एस और ए का रिलेशन बताना है। तो एस का ये चाचा हो जाएगा, क्योंकि इसके पिता का भाई है, तो एस का चाचा होगा ये। तो ऑप्शन हमें दे रखा है पिता पुत्री, ये तो नहीं होगा। मामा भांजी नहीं, भतीजी और चाचा, तो हाँ ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, भतीजी और चाचा का रिलेशन है इनके बीच में। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार हैं। मोहन ने नरेंद्र से अधिक, तो मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम, तो यहां पर पंकज हो जाएगा। कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम, तो कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में कमल हो जाएगा। तो इस तरह इनके रन है। तो इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, तो सबसे अधिक रन किसने बनाए, सबसे अधिक रन बनाया है पंकज ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और धारणा से है। क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है। तो कथन है, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का ये कथन है। तो यहाँ पर इससे कौन सी धारणा निकल सकती है वो हमें बताना है। तो पहला कथन धारणा है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। तो क्या हमें कथन से ये पता चल रहा है कि ये अवास्तविक आश्वासन है, नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर एक कथन बोला गया है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो अवास्तविक है, तो ये वाला हम नहीं बता सकते। सेकंड है, लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी ऐसा कथन क्यों बोल रही है, जब लोग अपनी आय को निवेश करना चाहते हैं तभी तो ये कंपनी ने ये कथन कहा है।
नहीं तो वो नहीं कहती, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, तो इसका क्या होगा, केवल धारणा 2 निहित है। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सीधी रेखाएं कितनी है वो हमें बतानी है। तो हम यहाँ पर डायग्राम वापस बना लेते हैं और उसके साथ काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स में तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 ये हो गई। फिर यहाँ पर हमें बीच में लाइन दे रखी है 5, ये हो जाएगी 6। यहाँ पर दे रखी है 7 8, तो अभी तक कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। यहाँ से एक लाइन दे रखी है, ये हो गई 9। यहाँ से एक लाइन दे रखी है 10 और यहाँ से एक लाइन दे रखी है 11। तो टोटल इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, टोटल इसमें 11 सीधी रेखाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन है, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, शिक्षक अमित को नापसंद करता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कथन में इतना बोला गया है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो क्या इसका ये मतलब होगा कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। डांटने का मतलब ये तो नहीं निकाल सकते हम कि वो नापसंद करता है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर कहीं भी बोला गया है कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। क्या हम कथन से ये पता लगा सकते हैं कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है, नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस व्यय आरेख का चयन कीजिए जो कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप का व्यय आरेख बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, डेस्कटॉप भी हो जाएंगे और लैपटॉप भी हो जाएंगे, लेकिन इनका आपस में तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह का इनके बीच में डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन है, हर अस्पताल में रोगी है। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इस कथन से, निष्कर्ष है, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। तो क्या हमें कथन में सिर्फ ये बोला गया कि अस्पताल में ही रोगी होते हैं, ऐसा तो नहीं बोला गया। हमें यहाँ पर बोला गया कि हर अस्पताल में रोगी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अस्पताल में ही है रोगी। रोगी तो कहीं भी हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हर अस्पताल में रोगी है, ये इसका अपोजिट यहाँ पर बोल रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में AGE को 13 लिखा जाता है, SEX को 48 लिखा जाता है, COME को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एज का कोड हमें 13 दे रखा है, तो हम एज को 13 कैसे लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर A होता है 1, G होता है 7, A कितना होता है, तो E होता है 5। तो यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो इनके अल्फाबेट के नंबर को हमें ऐड करना है। यहाँ पर S हो जाएगा 19, E हो जाएगा 5 और X कितना हो जाएगा, X हो जाएगा 24 होगा X। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 ऐड करेंगे इनमें तो 18 और ये 48 निकल के आएगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कम का कोड। तो कम का कोड हम निकाल लेते हैं, C हो जाएगा 3, O हो जाएगा 15, M हो जाएगा 13 और E हो जाएगा 5। तो 5 और 15 20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा 36। तो 36 हमें ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में मौजूद रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 1 2, D होता है 4, G होता है 7, K 11 और P 16। यहाँ पर है +1, यहाँ पर है +2, +3, +4,
यहाँ पर +5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो 16 में हम +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 22, और 22 पर होता है v, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। क्वेश्चन है गणितीय सक्रिय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दिया गया समीकरण सही ढंग से पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समीकरण को सही करना है। यहाँ पर हमारा आंसर 19 होना चाहिए, ये सिंबल लगाने के बाद में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में हमें यहाँ पर डिवाइड का दे रखा है, सेकंड नंबर पर क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या हम सेकंड नंबर पर यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं, 7 डिवाइड 6 कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं, यहाँ पर 6 3 जा 18 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। तो 18 और इसको 8 + 7 करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, हमें 1 चाहिए 18 के बाद में, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के 7 और प्लस का 8 हमें दे रखा है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 18 में तो 19 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा हमारा। पहले होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा मल्टीप्लाई का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है चिन्ह प्लस और मल्टीप्लाई तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई को बदलना है, और क्या बदलना है, 4 और 6 को बदलना है, तब ये संतुलित होना चाहिए, मतलब करेक्ट होना चाहिए। तो 4 और 6 को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 4, डिवाइड करना है 3 से, -3 मल्टीप्लाई 2, तो प्लस और मल्टीप्लाई को बदलना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा प्लस। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 6 4 जा 3 को इससे डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना निकल के आएगा 8, यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 8 - 1 करेंगे तो 7 निकल के आएगा, और हमारी पहले ही समीकरण सही हो जाएगी प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करने पर और 4 और 6 को बदलने पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 5 बच्चों A B C D और E ने आम खाए, A ने B से 8 आम कम खाए, तो A ने B से 8 आम कम खाए, तो B ने 8 आम ज्यादा खाए होंगे A से, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। आगे बोला है C और E दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, तो C + E ने कितने आम खाए हैं, इन्होंने खाए हैं 37 आम। D ने C से 8 आम ज्यादा खाए, तो D ने C से 8 आम ज्यादा खाए, D ने C से 8 आम ज्यादा खाए, यहां पर हम लिख लेते हैं। आगे बोला है B ने C से 5 आम ज्यादा खाए, तो B ने C से 5 आम ज्यादा खाए, तो यहां पर B ने 5 आम ज्यादा खाए हैं C से। आगे बोला है B और A दोनों ने मिलकर 40 आम खाए, तो इन दोनों ने मिलकर कितने आम खाए, इन दोनों ने मिलकर 40 आम खाए, और यहाँ पर बोला गया है कि B ने 8 आम ज्यादा खाए, तो अगर B ने 8 आम ज्यादा खाए तो इसमें से 8 पहले हम लेस कर देते हैं, तो कितना निकल के आएगा, 32 निकल के आएगा। ये 8 हमने लेस कर दिए इनमें से, अब इनमें बराबर बढ़ जाएगा ये, तो बराबर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो A ने खाए हैं 16 आम और इसने 8 आम ज्यादा खाए हैं, तो वो 8 आम हम वापस से इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर निकल के आएगा 24। तो B ने कितने खाए हैं, B ने खाए हैं 24 आम, तो A का निकल गया, B का निकल गया, B ने खाए हैं 24 और A ने खाए हैं 16 आम। यहाँ पर हमसे क्या बोला है, यहाँ पर हमसे बोला है कि B ने C से 5 आम ज्यादा खाए, तो B ने C से 5 आम ज्यादा खाए, तो इसमें से 5 लेस कर देंगे तो C का निकल के आ जाएगा। तो C ने कितने खाए हैं, C ने खाए हैं 19 आम। तो यहाँ पर बोला है C और E दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, तो अगर C और E दोनों ने मिलकर 37 आम खाए और C ने कितने आम खाए हैं, C ने खाए हैं 19 आम, तो बाकी जो बच्चे हैं वो E ने खाए होंगे, तो इसमें से लेस कर देंगे हम, तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 18। तो E ने खाए हैं 18 आम। तो D और C के लिए यहाँ पर बोला है कि D ने C से 8 आम ज्यादा खाए, तो D ने
सी से 8 हम ज्यादा खाए हैं, तो डी ने कितने खाए होंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 19 में 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 27। तो ये हमारे पास निकल चुका है। तो हमें क्या बताना है, उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन में हमने बोला है कि डी ने 19 और सी ने 27 खाए, तो डी ने 27 खाए हैं और सी ने 19 खाए, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है सी ने 11, तो 11 तो किसी ने भी नहीं खाए हैं, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में बोला है ए ने 24 और बी ने 16, तो क्या ए ने 24 खाए और बी ने 16 खाए, नहीं, बी ने 24 खाए और ए ने 16 खाए, तो इनका उल्टा दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन हमें दे रखा है ई ने 18 और सी ने 19 आम खाए, तो हाँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ई ने 18 आम खाए हैं और सी ने 19 आम खाए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कथन है कोई बैग कविता नहीं है, तो बैग और कविता का क्या है, नो का रिलेशन है आपस में। कुछ किताबें बैग है, तो कुछ किताबें क्या है, बैग है। तो निष्कर्ष है कुछ किताबें कविताएं नहीं है, तो किताबें यहां पर है और कविताएं यहां पर है, तो इनका आपस में क्या नो का रिलेशन होगा। तो यहां पर हमसे बोला गया है ये बैग और कविताओं का क्या है, नो का रिलेशन है। तो इस बैग में थोड़ी सी क्या आ रही है, किताबें भी आ रही हैं, तो ये जो किताबें जो बैग में आ रही है वो कविताओं में नहीं जा सकती क्योंकि इनका नो का रिलेशन है। तो ये जो कुछ है वो इनका नो का रिलेशन हो जाएगा, तो कुछ किताबें कविताएं नहीं होंगी, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कुछ कविताएं बैग है, तो कुछ कविताएं क्या बैग है, तो कविता यहाँ पर है और बैग यहाँ पर है, तो इनका तो आपस में नो का रिलेशन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दे रखा है फल, भोजन, तो चाय क्या, तो फल क्या है, भोजन है, तो चाय क्या है, स्वादिष्ट पत्तियां, रिफ्रेशर या फिर पेय पदार्थ। तो चाय क्या है, एक पेय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है हरि राम के ससुर और कंचन के पति है। तो हरि कौन है, राम के ससुर है और कंचन के पति है। तो हरि राम के ससुर है, तो इनकी पुत्री की पति हो जाएगा राम। यहाँ पर कंचन के पति है, तो ये कंचन का पति हो जाएगा। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, तो इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, सुमन हो जाएगी। यदि सरिता सुमन की पुत्री है, तो सरिता कौन है, सरिता सुमन की पुत्री है। तो सरिता और राम के बीच में क्या संबंध होगा, तो इनके बीच में पिता और पुत्री का संबंध होगा, इन दोनों के बीच में पिता और पुत्री का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्री और पिता। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में मे को 1 2 3 लिखा जाता है, रूल को 4 5 6 7 लिखा जाता है, फंड को 8 5 9 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड है लैंड, तो एल का कोड क्या होगा, एल का कोड यहाँ पर एल हमें दे रखा है, इसके लिए क्या कोड दे रखा है, एल के लिए दे रखा है 6, और सारे ऑप्शन हमारे 6 से चालू है, तो एल का कोड 6 ही होगा। फिर हमें दे रखा है ए, तो यहाँ पर ए के लिए क्या कोड है, ए के लिए है कोड 2, एन, तो एन के लिए क्या, एन के लिए है 9, फिर लास्ट में बचा डी, तो डी के लिए है 0, तो ये निकल के आया इसका कोड, तो 6290 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है दरवाजा, खिड़की, बढ़ई, दीवार, तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा, बढ़ई ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है कुछ बंदूकें धातुएं हैं, तो कुछ बंदूकें क्या हैं, कुछ बंदूकें धातुएं हैं। आगे बोला है कुछ धातुएं चमड़ा है, तो कुछ धातुएं चमड़ा है। आगे बोला है कुछ चमड़े कागज है, तो कुछ चमड़े क्या है, कागज है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष है कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमें सारे ही कथन क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं, तो क्या इससे हम नेगेटिव निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड भी हमें नेगेटिव दे रखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ भी हमें नेगेटिव दे रखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव देखते ही रॉन्ग कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव ही निकलेगा निष्कर्ष भी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कुछ कागज चमड़ा है, तो थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, कुछ कागज चमड़ा है। तो कागज यहाँ पर है और चमड़ा यहाँ पर है, तो इनका आपस में कुछ का रिलेशन है, ये वाला कॉमन है इनके बीच में पार्ट, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है, गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन न करें एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है वो हमें बताना है। तो पहली धारणा है, गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। सेकंड है, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाइयां बहुत महंगी होती है। तो इस कथन से हम कौन सी धारणा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली धारणा हमें क्या बोली है कि गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर सलाह दी गई है, एक चिकित्सक द्वारा ये सलाह दी गई है कि दवाइयों का सेवन ना करें गर्भावस्था के दौरान। तो ये वाला सलाह इसीलिए दी गई होगी क्योंकि समस्याएं उत्पन्न होती है, तो ये वाला हाँ करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड है, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाइयां बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पर कहीं भी बोला गया है, पैसों के बारे में तो कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर दवाइयां महंगी होती है इसलिए नहीं लेनी है, अगर प्रॉब्लम होगी तो महंगी दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, महंगी दवाइयों के लिए चिकित्सक